नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे द्विवेदी युग के साहित्यकार व उनकी साहित्यिक रचनाएं यानी कवि और उनकी रचनाएं। इस सप्ताह की पिछले सप्ताह की 2 कक्षाएं अपने मिस हो गई थी किसी ज़रूरी कार्य के कारण। अब कोशिश करेंगे कि क्लासें यथावत रहेंगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो सारे नोट्स आपके पास लगभग नोट्स आपके पास लिखवाए हुए हैं और उनके अनुसार आप उनकी तैयारी करते रहिए। बाकी बाद में देखेंगे अपन। तो द्विवेदी युग के अपन ने 3 कवि पढ़ लिए थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब अपन पढ़ेंगे श्रीधर पाठक। चौथे कवि के रूप में पढ़ रहे हैं अपन श्रीधर पाठक। देखिए बेटा, वैसे श्रीधर पाठक जो हैं ये इस काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने लगभग जो रचनाएं की हैं वो अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था बेटा 1859 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाओं में देखते हैं, देखिए बेटा, इन्होंने दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं, अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं। और इनकी रचनाओं की संख्या भी काफ़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं, अनुदित रचनाओं में देखें तो एकांतवासी, एकांतवासी इनकी अनुदित रचनाओं में है एकांतवासी। दूसरी है इनकी उजड़ग्राम, एकांतवासी, उजड़ग्राम, श्रांत पथिक, श्रांत पथिक, और उसके बाद में आता है ऋतु संहार। ऋतु संहार, ये 4 इनकी रचनाएं हैं जो अनुदित हैं। अनुदित का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, वह रचना जो मूलतः किसी अन्य भाषा में लिखी गई है, जो मूलतः किसी अन्य भाषा में लिखी गई है, लेकिन अब कवि के द्वारा उसे हिंदी भाषा में अनुवाद उसका कर दिया गया है, हिंदी भाषा में उसको लिखा गया है, तो वह अनुदित रचना कहलाती है। एकांतवासी या एकांतवासी योगी भी बोलते हैं इसको, एकांतवासी योगी। यह जो रचना है यह 1886 ईस्वी में लिखी गई थी। मूलतः कब लिखी गई थी? 1886 ईस्वी में इस भाषा का अनुवाद किया गया था। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा की गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हर्मिट रचना का हिंदी अनुवाद है। इस रचना का मूल नाम तो था हर्मट, और फिर 1886 ईस्वी में इसका हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया। दूसरी जो रचना है उजड़ग्राम, यह 1889 ईस्वी में अनुदित हुई रचना है। मूलतः इसका जो मूल नाम था वह था डेजर्टेड विलेज। डेजर्टेड विलेज रचना का अनुवाद किया गया है। यह भी गोल्ड स्मिथ की रचना थी।
अगली जो रचना है श्रांत पथिक, यह भी अनुदित है। इसका अनुवाद 1902 ईस्वी में किया गया था और यह जो रचना थी वह मूल रूप से ट्रेवल रचना के नाम से थी, जो गोल्ड स्मिथ द्वारा ही लिखी गई थी। अगला है ऋतु संगार। अब ऋतु संगार के बारे में तो आप जानते हैं कि यह संस्कृत की रचना थी जो कालिदास जी के द्वारा लिखी गई थी और इसका भी 1902 ईस्वी में ही अनुवाद किया गया था। फिर देखते हैं इनकी मौलिक रचनाएं। इनकी मौलिक रचनाओं में अपन देखें तो मौलिक रचनाओं में देखते हैं बेटा मनोविनोद। 4-5 रचनाएं लिख लो, बहुत हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं देखना है अपन को। मनोविनोद, जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार। अब इसके बाद में है कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा। अब आता है आराध्य शोकांजलि, आराध्य शोकांजलि, आराध्य शोकांजलि। इसके बाद आता है भारत गीत, भारत गीत। भारत गीत रचना के बाद में आता है जॉर्ज वंदना, जॉर्ज वंदना इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। रचनाएं तो बहुत हैं लेकिन अपन को इतना ही याद करना है जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। प्रमुख साहित्यकार 6-7 साहित्यकार अपन पढ़ेंगे तो उनकी 4-4, 5-5 रचनाएं आपको याद करनी है। 4-4, 5-5 रचनाएं याद कर लीजिए, आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न में से उनको कोई दिक्कत होती नहीं होगी। अब जो श्रीधर पाठक थे, इनका जो विशेष योगदान था वह यह था कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है तो विशेष में लिखेंगे मूलतः इनकी अनुदित रचनाओं में, इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है इनकी जो आराध्य शोकांजलि रचना है आपने लिखी है, आराध्य शोकांजलि, यह रचना अपने स्वर्गीय पिताजी को समर्पित करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में लिखी थी। आराध्य शोकांजलि अपने पिताजी की श्रद्धांजलि के रूप में लिखी हुई रचना है। तथा देखिए बेटा, ये प्रकृति प्रेमी कवि थे, मैथिल सुमित्रा नंदन पंत की तरह से। सुमित्रा नंदन पंत को तो कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, और ये जो है ये इन्हें प्रकृति का उपासक कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन होने के कारण इनको प्रकृति का उपासक कवि कहा जाता है। उपासक कवि, प्रकृति का उपासक कवि कहा जाता है। इनको प्रकृति का उपासक कवि कहा जाता है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये आधुनिक खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। देखिए, ये आधुनिक खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि, आधुनिक खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक। अब देखिए बेटा, एक महत्वपूर्ण बात बताऊं इनके बारे में कि ये ग्रामीण जो संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति को अपनी काव्य भाषा बना, साहित्य में अपनी काव्य विषय बनाने वाले पहले कवि माने जाते हैं। ये ग्रामीण संस्कृति को या गांव को, ग्रामीण यानी गांव को साहित्य में विषय बनाने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। तो ये श्रीधर पाठक के बारे में सामान्य जानकारी थी। इनके बाद में पढ़ते हैं अपन रामनरेश त्रिपाठी। बहुत बड़ा योगदान है साहित्य में रामनरेश त्रिपाठी का, और ज़्यादा कोई विशेष बातें भी नहीं पढ़नी पड़ेंगी, अपन दो एक कवि पढ़ेंगे। तो अब आगे जो पढ़ते हैं वो कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। देखो बेटा, रामनरेश त्रिपाठी जो है वो ये समझो कि भारतीय सामाजिक दर्पण जो है, अपना साहित्यिक दर्पण है या भारतीय समाज है, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाले, समाज के बारे में लिखने वाले कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था, 1881 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी। जन्म 1881 और मृत्यु 1962 ईस्वी। इनकी रचनाओं में देखें, इनकी रचनाओं को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है इनकी प्रबंधात्मक रचनाएं, पहली तो है इनकी प्रबंधात्मक रचनाएं, प्रबंधात्मक रचनाएं। अब प्रबंधात्मक रचनाओं में देखिए इनकी तीन प्रमुख रचनाएं, मिलन, पथिक और स्वप्न। मिलन, पथिक, ये इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं। अब एक इनकी रचना है जो फुटकल रचना है, फुटकल रचना, या फिर एक काम करो, इनको एक साथ लिख लेना आप, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको। फुटकल रचना है और जिसका नाम है मानसी। मानसी, ये चार इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए बेटा, मिलन, पथिक, यामिनी, इनमें तो काव्य विषय जो है वो एक श्रेणी में चलता है, और इनकी जो मानसी रचना है इनमें कई भागों में बटी हुई विषय वस्तु अपने को पढ़ने को मिलेगी। इनकी मिलन रचना 1917 ईस्वी में, पथिक रचना 1920 ईस्वी में, और स्वप्न रचना 1929 ईस्वी में, और मानसी रचना 1927 ईस्वी में लिखी हुई थी। अब देखिए इनके बारे में नोट लिखिए, विशेष तथ्य में लिखेंगे, दो एक बातें लिखेंगे, एक दो बात लिखते हैं कि इनकी जो रचना है मिलन, इसमें विदेशी शासन से देश को आज़ाद करवाने का आह्वान किया गया है।
मिलन रचना में देश को विदेशी शासन से आजाद कराने का आह्वान किया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेटा ये जो रामनरेश त्रिपाठी हैं, रामनरेश त्रिपाठी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इनको साहित्य में बाल साहित्य का जनक माना जाता है। बाल साहित्य, और बाल साहित्य लिखा था इन्होंने बानर नाम से। बानर नामक जो बाल साहित्य था उसकी रचना इन्होंने की थी। अब इन्होंने भी क्या किया है बेटा, इनकी रचनाओं में भी प्रकृति का कुछ वर्णन दिखाई पड़ता है, और ये मूल रूप से कई भाषाओं का संग्रह करने वाले कवि भी माने जाते हैं। तो ये हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी के बाद में पढ़ेंगे बेटा अपन नाथूराम शर्मा। रामनरेश त्रिपाठी के बाद में पढ़ते हैं अपन नाथूराम शर्मा। साहित्यकार हैं नाथूराम शर्मा। उर्फ शंकर, उर्फ शंकर। तो अब आपने जो बेटा जन्म और मृत्यु वाली बात है उनको आप छोड़ दीजिए और सीधी रचनाओं पे आ जाइए। इनकी जो रचनाएं हैं वैसे इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1932 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं शंकर सर्वस्व, यानी अपने नाम पर ही शंकर सर्वस्व। इनकी जो पहली रचना है वो है शंकर सर्वस्व, दूसरी है शंकर सरोज। देखो अपने नाम पर ही इन्होंने रचनाओं का रचनाकारी किया है, शंकर सरोज। तीसरी है अनुराग रत्न, अनुराग रत्न। चौथी है गर्भ रंडा रहस्य। चौथी जो रचना है वो है गर्भ रंडा रहस्य। चौथी जो रचना है वो है गर्भ रंडा रहस्य। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नोट में लिखो बेटा, आप नोट में लिखेंगे हिंदी साहित्य में इनको भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, कविता कामिनी, कांत इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में इनको भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर और कविता कामिनी कांत, कविता कामिनी कांत
इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इनके लिए। अब अपन एक दो कवि के रूप में और पढ़ लेते हैं। एक कवि और पढ़ेंगे, जैसे है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले कवि हैं जगन्नाथ दास, बस लास्ट पढ़ेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचनाएं देखिए बेटा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं जैसे हिंडोला, हिंडोला, गंगावतरण, हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक, उद्धव शतक। इसके बाद में आता है श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। इसके बाद में आता है काल काशी, काल काशी इत्यादि। अब अपन देखते हैं इनके बारे में विशेष तथ्य लिखते हैं। इनका साहित्य में काफ़ी योगदान है बेटा, बहुत अच्छा कार्य किया था इन्होंने साहित्य के लिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में कहा जाता है कि उद्धव शतक इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। जो इन्होंने लिखी है उद्धव शतक, जो आपने तीसरे नंबर पे लिखी है, इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। विषय वस्तु इन्होंने, इसकी जो विषय वस्तु है वो सूरदास जी की जो सूरसागर रचना है उसमें से इन्होंने ली है। छंद शैली लिपि ग्रंथों का संग्रह भी इन्होंने किया है। इन्होंने अपने जीवन के आरंभिक काल में जकी उपनाम से लेखन कार्य किया है। इन्होंने अपने जीवन के आरंभिक काल में जकी उपनाम से लेखन कार्य किया, जो कि उर्दू भाषा में था। तो ये थे बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग में इन्होंने खड़ी बोली का प्रचलन इन्हीं ने किया था। इसके बावजूद शुद्ध और परिष्कृत ब्रज भाषा में भी इन्होंने लेखन कार्य किया था। ये भी लिख लो। इन्होंने खड़ी बोली व ब्रज भाषा दोनों में ही लेखन कार्य किया था। लेखन कार्य। तो ये थे बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इसी के साथ में द्विवेदी युग जो था, द्विवेदी युग में से जो प्रश्न आना चाहिए वो बातें आपने पढ़ ली हैं। तो देखिए 2 काल हो गए हैं आपके, भारतेंदु युग यानी पुनर्जागरण काल, और दूसरा है द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल। तो बेटा ये चीज़ें थी। इसमें से आपके 4-5 प्रश्न बनते हैं जो आपने पढ़े हैं, जो आपने लिखे हैं। इनके अलावा कोई प्रश्न साहित्य में नहीं बनेगा। और इसके बाद में अपन और भी चर्चा करते रहेंगे साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में, जहाँ से प्रश्न आने हैं।
तो आज आपका ये दूसरा काल शुरू होता है, समाप्त होता है। अब अपन पढ़ेंगे छायावाद के बारे में, जिसको प्रसाद पंथ निराला का काल अपन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।